to view humans as creatures dominated by animal instincts and desires. ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोशल एनिमल का, ये इंसानों को इसलिए दिया गया है कि ये एक ऐसा क्रिएचर है, ये ऐसी मखलूक है, कौन, इंसान, कि ये ऐसी मखलूक है जो कि जिसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं जो डोमिनेट करती हैं, ये इंस्टिंक्ट्स इस पर हावी हो जाती हैं। कौन सी? कत्ल करने वाली, अपनी नफ्सा नफ्सी, अपनी क्या कहते हैं, लालच, अपना आप देखना, ठीक है। ये जब इस पे हावी हो जाती है, इसकी डिजायर बढ़ जाती है, इसलिए ये टर्म जो है इसको दी जाती है। वाइल आल्सो इंटरेस्टेड एंड इंक्लूडिंग टू बिल्ड सोसाइटीज एंड लिव जियोग्राफिकली, ठीक है। और ये फिर इंसान जो है एक दूसरे से मिल के इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं और फिर जियोग्राफिकली बाउंड्रीज बनाते हैं। Development and evolution of societies with all the intellectual activities to convergence at the ultimate purpose of satiating carnal desires albeit another level, कि इंसान जब वो इकट्ठा रहना शुरू कर देता है, एवोल्यूशन की तरफ मजीद बेहतर होता जाता है, तब उसकी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है ना, उसकी दिमागी तरक्की, उसकी जो जहनी पुख्तगी है, ठीक है, उसका जो फलसफियाना पल है, ठीक है, फलसफियानापन, वो भी बेहतर से बेहतर की तरफ जाता रहता है और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना है वो इस चीज को देखते रहते हैं। अब होमोसेपियंस किसे कहते हैं? होमोसेपियंस द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस। फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस अकॉर्डिंग एज अ मुस्लिम हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते, लेकिन होमोसेपियंस जो फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन था, इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली होमिनिड प्रीडिसेसर्स बिटवीन 2 lakhs to 3 lakhs ईयर्स अगो, ठीक है। अब 200 या 300 साल पहले, या 3 लाख साल पहले, जो इसका प्रीडिसेसर था ना, वो कोई बंदर था। अब वो इवॉल्व होता होता जो पहला इंसान, उसको कंसिडर ये करते हैं, उसे होमोसेपियंस कहते हैं। दे डेवलप्ड अ कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज अबाउट 50 years अगो, 50,000 साल पहले इसने क्या किया जी, इसने बोलने की, समझने की, लैंग्वेज की एबिलिटी को एक्वायर किया, बोलना शुरू किया। द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स मूविंग आउटसाइड ऑफ अफ्रीका स्टार्टेड अबाउट 7,000 to 1 lakh years अगो, ठीक है। 70,000 साल से 1 लाख साल तक इसने फिर मूव करना शुरू किया। ह्यूमंस आर द ओनली नोन स्पीशीज टू हैव सक्सेसफुली पॉपुलेटेड। अच्छा, ये जो ह्यूमंस है ना, जो सिर्फ स्पीशीज है ना, सारे स्पीशीज हैं, कोई भी जानवर है वो एक स्पीशीज है, यानी एक मखलूक है ना, क्रिएचर उसे कहते हैं हम। तो ये वाहद ऐसा, ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएचर है, ऐसी स्पीशीज है जिसने अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना, ग्रो करना, आगे बढ़ना सीखा। अडेप्टेड टू, इसने चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एज अ मुस्लिम आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी चूंकि उसी में है तो हम उसको इसलिए पढ़ रहे हैं। इसने अडॉप्ट करना सीखा एंड सिग्निफिकेंटली आल्टर्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंड रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर जमीनों पर कब्जा करना सीखा, उस पर रहना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, वहीं अपनी जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं उनको फुलफिल करना सीखा, रिजल्टिंग इन अ प्रोफाउंड हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। और इसे जो हमारी तारीख ने जन्म लिया और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स है उस पर असरअंदाज होता गया। आगे, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन। साइंटिस्ट्स हैव सेवरल थ्योरीज अबाउट व्हाई अर्ली होमिनिड्स इवॉल्व्ड, कि क्यों जो पहले पहले इंसान थे वो कैसे इवॉल्व हुए। वन, पहली तो ये कहते हैं द हेरिडिटी हाइपोथेसिस, ये एक मफरूजा है, ठीक है। हेरिडिटी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट अर्ली hominids were more suited to dry climates and evolved as the Africa's dry savannas region expanded, के शुरू शुरू में जो ड्राई रीजन थे ना, जैसे जहाँ जहाँ रेगिस्तान थे, जहाँ अफ्रीका के रीजन थे, वहाँ ये इनके लिए सूटेबल थे, वहाँ रहना इन्होंने शुरू किया। अकॉर्डिंग टू सवाना हाइपोथेसिस, early retreat out of their homes as environmental changes caused the forest regions to shrink and the size of the savanna expand, के जो वो शुरू शुरू के जो इंसान थे, ऑब्वियसली हमारे वाला राइट है कि एज अ
मुस्लिम, ये थ्योरी तो हम जस्ट अब आपके सिलेबस में है इसलिए रीड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शुरू शुरू में इंसानों ने ना दरख्त और घास फूस ये खाना शुरू किया, जिससे पता क्या हुआ, जो जो जंगलात थे वो सुकड़ गए और इनकी आबादी बढ़ती गई। These changes, according to the Savannah hypothesis, may have caused them to adapt to living on the ground and walking upright instead of climbing. और इन्होंने पहाड़ों पर रहने की बजाय जमीनों पर फैलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दरख्तों को यूज करते गए और जमीन को हमवार करते गए, वहां फैलते गए, रहते गए। Hominids continue to evolve and develop unique characteristics. ये जो इंसान थे जो कि बंदरों से, इनके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कि बंदरों से या स्पीशीज से इवॉल्व होके इस तरफ आए थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया, ग्रो किया, सीखा, प्रोग्रेस किया और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने आप में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर लिए। देयर ब्रेन कैपेसिटीज इंक्रीज्ड, इनकी जो दिमागी सलाहियतें थी वो बढ़ती गई। एंड अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन ईयर्स अगो, 2.3 मिलियन 23 लाख, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2.3 20 और 3 23 लाख साल पहले hominids known as Homo habilis began to make and use simple tools. इन्होंने जो सिंपल टूल्स हैं जैसे कि पत्थर से चाकू बनाना या कुल्हाड़ी बनाना वो शुरू किया। उससे क्या करते थे, जानवर को मार देते थे। अब ये उनके स्कल्स हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस स्कल है, होमो इरेक्टस स्कल है ये। सोशो कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ आवर स्पीशीज। वालेकुम सलाम। ये चल देखो। अच्छा, जो सोशो कल्चरल मतलब मुआशी तौर पे, सकाफती तौर पे ये कैसे इर्तिका की तरफ गए, कौन से हमारे स्पीशीज जो जिन्हें ये इंसान कह रहे हैं। Many biologists and social scientists have noted that with the development of human culture, the biological evolution of Homo sapiens was usurped by socio-cultural evolution। के जो मुआशी और कल्चरली इर्तिका, इसकी वजह से जो ह्यूमन कल्चर था ना, ह्यूमन नेचर थी, ये आपस में बढ़ती गई। The construction of artificial environments and social structures created new criteria for selection, and biological fitness was replaced by cultural fitness। के इस आपने एक टर्म सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो स्ट्रगल करता है वही जिंदा रहता है, वही आगे बढ़ता है। जितने भी जानवर हैं, जिसमें पहले डायनासोर और पता नहीं कौन कौन से, अब वो जैसे जैसे वो मखलूक जिसने स्ट्रगल की, जंग की आपस जिंदा रहने के लिए, वो सरवाइव कर गए और बाकी खत्म हो गए। बाकी जो जानवरों की नस्लें हैं वो खत्म हो गई, जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं वो खत्म हो गई। इसने फिर क्या किया, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, इंसान ने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को बनाना शुरू किया, सोशल स्ट्रक्चर को, ठीक है, मुआशी जो ये जो कानून ज़ाब्ता है इसको बनाना शुरू किया। ठीक है, फिर क्राइटेरिया बनाया सिलेक्शन का। बायोलॉजिकल फिटनेस जो है ना, जो पहले बायोलॉजिकल फिटनेस होती थी कि कौन कितना सख्त जान है, कौन कितना सरवाइव कर सकेगा, कौन कितनी मुसीबतें सह सकेगा, जंगलों की, पानी ना मिला, खाना ना मिला, ठीक है, जो पहले इंसान थे, तो उसने इस चीज को रिप्लेस कर दिया कल्चरल फिटनेस को। कल्चरल फिटनेस में आज कल्चरल फिटनेस, जिस भी मुल्क, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, उसमें हम इस टर्म्स को क्या कहेंगे, कल्चरल फिटनेस, which is often different for different cultures and is generally not measured by the number of offsprings। और ये जो चीज है ना, ये हर कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। मोर ओवर, ताहम द मैकेनिज्म ऑफ सोशो कल्चरल एवोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दैट वाज proposed by Charles Darwin and refined by many others। अच्छा, ये जो कल्चरल सोशो कल्चरल एवोल्यूशन है ना, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से डिफरेंट है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो वो कहते हैं कि जी आपका जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बायोलॉजिकल जो आपकी बॉडी है, ठीक है, जो आपके जीन्स हैं, डीएनए हैं, ये सोशो कल्चरल फिनोमेना इस चीज से डिफरेंट है। अब सोशो कल्चरल फिनोमेना या सोशो कल्चरल एवोल्यूशन क्या है,
वो आप मुआशी तौर पे, सकाफती तौर पे, अपने रहन सहन में, अपनी अखलाकियात में जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं ना, आप डेवलप होते जाते हैं। दो देयर वर वंस मैनी काइंड्स ऑफ होमिनिड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि पहले तो बहुत किस्म के होमिनिड्स होते थे। अब होमिनिड्स कौन से हैं? जो फर्स्ट ट्रांसफर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं जानवर से इंसान की शेप में। ओनली वन रिमेन्स, अब एक ही तरह का रह गया। पहले बहुत तरह के होते थे, अब एक तरह का रह गया, और उसे हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, ठीक है। एक्सटिंक्शन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये जो एक्सटिंक्शन है, ये जो बेहतरी की तरफ जाना है, ठीक है, ये एक नॉर्मल पार्ट है एवोल्यूशन का, इर्तिका का, अपनी नई नई शक्लें इख्तियार करना, बेहतरी की तरफ जाना। एंड साइंटिस्ट कंटिन्यू टू थ्योराइज व्हाई अदर होमिनिड स्पीशीज डिडंट सर्वाइव। अब जो साइंसदान है वो इस चीज पे गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं कि जो और किस्म के इंसान थे, ठीक है, तो वो क्यों जिंदा नहीं रहे। वी डू हैव सम क्लूज एज टू व्हाई सम स्पीशीज वर लेस सक्सेस, के क्यों ये एक तरह के जिंदा रह गए, बाकी नहीं रहे। सच एज एन इनएबिलिटी टू कॉप विद द कंपटीशन फॉर फूड। इसकी एक वजह ये है कि वो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के फार्मूले पे पूरा नहीं उतर पाए, क्योंकि वो लड़ नहीं सके, वो इतने सख्त जान नहीं थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, क्या करने में, कि वो जो ये लड़ाई थी वो कोप नहीं कर पाए, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। किस चीज में? कंपटीशन फॉर फूड, खाने के लिए जो जंग थी, चेंजेस इन क्लाइमेट, वो जो मौसमों में तब्दीली थी, एंड वोल्केनो एरप्शंस, और वो जो क्या कहते हैं, तूफान वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीजें आती थी, वो उनमें उनके साथ इतने सख्त जान नहीं थे कि उनके साथ लड़ाई कर सकें। माइग्रेशन एंड द पीपलिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये जो हिजरत करना है और जो ये जो जमीन पर लोगों का फैलना है, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे हुआ ये। बिटवीन 70,000 and 1 lakh years ago, Homo sapiens began migrating from the African continent and populating parts of Europe and Asia। के शुरू शुरू में कितने साल पहले? 70,000 साल से लेके 1 लाख साल पहले ये जो स्पीशीज से इन्होंने मूव करना शुरू किया। कहाँ से? फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से, अफ्रीका से यूरोप और एशिया की जानब। दे रीच द ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, हाउ वर आवर एंसेस्टर्स एबल टू अचीव हिज फीट। ये हमारे बुजुर्गों ने ये कैसे फैसला किया कि अपने घरों को छोड़ना है और दूसरी जगह पे जाके एडजस्ट होना है। तो इसकी वजह है लैंग्वेज, जुबान। इन्होंने जुबान का इस्तेमाल करना शुरू किया। जुबान के इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ कि कम्युनिकेशन आसान हुई।
कम्युनिकेशन जब आसान हुई तो इन्होंने क्या किया, आपस में, ठीक है, प्लान बनाना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया इफेक्टिवली। वी कैंट बी श्योर ऑफ द एग्जैक्ट रीजन ह्यूमन फर्स्ट माइग्रेटेड ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। मेरा ख्याल उसे सुना नहीं। अच्छा, हमें अब भेजना उसे। बस ये इनकी अपनी अपनी थेरीज है, इनमें क्या कहा जा सकता है। अच्छा, हमारे पुरखों ने ये कैसे फैसले किए कि जनाब ये जगह छोड़नी है, तो वो कह रहे हैं जी, ये इसकी वजह से इन्होंने ऐसे किया, जुबान की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। बट इट वाज लाइकली को रिलेटेड विद डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ज्यादातर इस वजह से हुआ, डिप्लीशन कहते हैं खत्म हो जाना, कि रिसोर्सेज खत्म हो गए, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई इन देयर रीजन, उनके मुल्कों में जहां वो रह रहे थे, एंड कंपटीशन फॉर दोज रिसोर्सेज, और फिर वो उस उन जगहों पे मूव करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया जहां रिसोर्सेज ज्यादा थे, जहां रहने को अच्छा माहौल था, जहां खाने पीने को environment था। Once humans were able to communicate these concerns and make plans, they could assess together whether the pressures in their current home, the risk of a language, के जब वो एक दूसरे को प्लान करना शुरू कर दें, जब उनको पता चल जाए, तो वो फिर प्लान बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। अडेप्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑन नेचर। अच्छा, इसमें अडेप्टेशन कहते हैं कि कैसे आप एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है, उधर जाके अडेप्ट कर पाएंगे, और फिर नेचर पे क्या इफेक्ट्स आएंगे। ह्यूमन मैन माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू कोल्डर क्लाइमेट्स, दे मेड क्लोथिंग आउट ऑफ एनिमल स्किन्स, कि जब ये अफ्रीका जहाँ बहुत गर्मी होती थी, अमेरिका जहाँ बहुत पहले ये गर्मी होती थी, वहां से जब ये ठंडे इलाकों में जाना शुरू किया, तो फिर इन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए, किससे, एनिमल स्किन्स, जो जानवर हैं उनकी स्किन से, एंड कंस्ट्रक्टेड औकात दे बर्न फायर्स कंटिन्यूसली थ्रू द विंटर, के सर्दियों में वो आग जलाए रखते थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स सच एज spears and bows and arrows allowed them to kill large mammals efficiently। फिर उन्होंने क्या किया जनाब, के फायर बनाने शुरू किए, फायर जलाते रहे, और फिर उन्होंने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाए, हथियार बनाने शुरू किए, जिसमें क्या था, ये तीर अंदाजी, ये थोड़ी बहुत कल्हाड़ी, और इससे इन्होंने लार्ज मैमल्स, मैमल्स कहते हैं जानवरों की एक टाइप है जो जमीन, जो उड़ नहीं सकते, जो बड़े बड़े हाथी टाइप होते हैं, इससे इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारना शुरू किया। अलॉन्ग विद चेंजिंग क्लाइमेट, जैसे जैसे आपका रीजन का मौसम चेंज होता गया, these hunting methods contributed to the extinction of mammals in turn limit hunters। अब ये कहते हैं जैसे जैसे ये हथियार बेहतर करते गए, तो इन्होंने जो बड़े बड़े जानवर थे उनको मार गिराना शुरू किया, इतना मारा कि उनकी नस्लें खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स है, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं, मैमोथ्स। ये अफ्रीका है, इन्होंने तो अफ्रीका लिखा हुआ है ना, फर्स्ट जो ह्यूमन जहां से वो शुरू हुए, तो वो अफ्रीका है। इन एडिशन टू हंटिंग एनिमल्स एंड किलिंग देम आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अब वो कहते हैं कि जो जानवरों को मारना और फिर सेल्फ डिफेंस में मारना, देखो कुछ तो ये है ना कि आप खुराक के लिए जानवरों को मार रहे हैं, कुछ ये है कि वो आप पर हमलावर हो गए, आप अपने डिफेंस में अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको मार रहे हैं। ह्यूमंस बिगेन टू यूज द अर्थ रिसोर्सेज इन न्यू वेज व्हेन दे कंस्ट्रक्टेड सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या किया कि इंसानों ने जो जमीनी रिसोर्सेज थे ना उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। जमीनी रिसोर्सेज कैसे, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ खाने के परमानेंट रिसोर्सेज को
यूज करना शुरू कर दिया। और इससे सेमी परमानेंट, एक होती परमानेंट, एक है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट मतलब साल, 6 महीने, 2 साल के लिए वो एक ही जमीन पर रहना शुरू हो जाते थे। पहले कंटिन्यूअसली मूव करते रहते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ परमानेंट, इन सर्च ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट, जहाँ वो जिंदा रह सकें, जहाँ मौसम की सख्तियां उनको मार ना दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा जो कंसेप्ट है वो तो एज अ ह्यूमन हम उसी पे स्टिक हैं, हम उसी को मानते हैं। लेकिन ये आपकी कोर्स का हिस्सा है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक थेरी है, देखें थेरी गलत भी होती है, थेरी कई किस्म की थेरियां गलत होती हैं। लेकिन ये कि वो थेरी कह क्या रही है ये तो हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने में तो हमें कोई वो नहीं है। छोटी झोंपड़ियां बना के रहना, इस तरह रहना शुरू किया, और नेचुरल जो कुदरत के रिसोर्सेज थे उनको यूज करना शुरू किया। सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स वुड बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो सेमी परमानेंट सेटलमेंट थी ना, रिहाइशें थी इनकी, यानी कि सेमी परमानेंट, फुल्ली परमानेंट नहीं थी। साल, 2 साल, 3 साल के लिए ये वहां रुकते थे। पहले तो महीने बाद मूव कर जाते थे, वहां खाने को नहीं मिला, के मूव करके मुसलसल मूव करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो इससे क्या किया इन्होंने, कम्युनिटीज बनाना शुरू की, सोसाइटी बनाना शुरू की। और क्या किया, और इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। पता नहीं जी, ये तो आपके कोर्स बनाने वालों को पता होना चाहिए कि ये क्यों इन्होंने डाली हुई है। अच्छा चलें, ये पेज आप खुद पढ़ें, ये पेज पढ़ें, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। चलें, नहीं पढ़ते, हम आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि जनाब, पहले वो इस तरह का, ये तो अब बंदर टाइप ही है, ये बंदर से थोड़ा बेहतर है। अब ये वो इंसान बन चुका है जो इंडस्ट्रियल है। ये अब देखें टेक्नोलॉजी आ गई तो वो कान, मोबाइल भी कान को लगाया हुआ है। अब ये देखें, हाँ खिलाफ तो है। चलें आगे एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पढ़ लेते हैं कि मुआशरा कैसे इर्तिका की जानब गया। ठीक है, हमने वो छोड़ दिया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि मुआशरा कैसे इर्तिका की तरफ, बेहतरी की तरफ, एवोल्यूशन की तरफ गया। देखिए, एक होता है इर्तिका, एक होता है इनकलाब। इनकलाब जो होता है ना, वो होता है कि एक निज़ाम को उखाड़ फेंको और दूसरा ले आओ, ठीक है, कब्जा कर लेना। खूनी, एक इनकलाब हमेशा खूनी होता है। एक होता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिसमें बहुत बड़ा बिगाड़ कोई नहीं होता। चलें जी, एवोल्यूशन, मुआशरा कैसे आगे की तरफ गया। एवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी इंक्लूड्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस नॉट ओनली ऑन मटेरियल ग्राउंड्स बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। के इंसानों ने तरक्की की, ग्रो किया, डेवलप किया, प्रोग्रेस किया, ना सिर्फ मटेरियल ग्राउंड्स, ना सिर्फ जो टेंजिबल चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं, मादी चीजें हैं उनको बनाने के लिए, बल्कि इंसानों की वैल्यूज को कैसे रिस्पेक्ट करना, इसमें भी इन्होंने ग्रो किया। वैल्यूज कम फ्रॉम इनकलकेटिंग मीनिंग
एंड पर्पस इन द मटेरियल लाइफ। वैल्यूज पता क्या होती हैं कि जब हम उनको कोई मीनिंग देते हैं, सलाम करने का एक मीनिंग है, इज्जत देने का एक मीनिंग है, ठीक है। और फिर मटेरियल चीजों के साथ साथ जब हम इनको कोई ना कोई मीनिंग देते हैं ना, तो जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती है। द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर, यहाँ अब अल्लाह का जिक्र थोड़ा थोड़ा आ रहा है। द डिसाइडिंग अथॉरिटी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसके पास अथॉरिटी है कि वैल्यूज क्या होंगी, कौन सी वैल्यूज होंगी इंसान जमीन के ऊपर, बट क्रिएटर हिमसेल्फ। लेकिन हमारे बनाने वाला ये बताएगा कि अखलाकियात क्या है, किसके साथ कैसे चलना है, एहसान का बदला उससे बड़ा एहसान करो, माँ बाप की इज्जत करो। ये हिमसेल्फ का मतलब क्रिएटर अल्लाह, who has taught us the meaning and purpose of life through the canons of religion। ठीक है, ये इसने हमें मजहब के थ्रू हमें कैसे जीना है, कैसे आपका पर्पस है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई, अल्लाह ने सिखाई। देयर कैन बी लिटिल डाउट दैट द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन polluted by greed and deceit। ठीक है, जितने भी रिलीजन है ना दुनिया में, किसी में ये शक नहीं किया जाता कि इसमें ग्रीड है, ये गंदा हो चुका है। हर रिलीजन अच्छी वैल्यूज ही सिखाता है, अच्छा ही सिखाता है, बेहतरी की तरफ सिखाता है। बट ऑब्जेक्टिवली अप्रोचिंग रिलीजन विद एन ओपन माइंड स्टिल लीड्स द इंक्वायरर टू द पास्टर्स ऑफ ट्रू नॉलेज एंड विजडम। लेकिन ये जो रिलीजन को मानने वाले हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बातें करते हैं, या आपस में इनके झगड़े हुए ही रहते हैं। सोशल रोल, आपका मुआशी किरदार क्या है, ठीक है, ये है सोशल रोल। आपका मुआशी किरदार क्या है, आप से क्या अज्यूम किया जा रहा है कि आप कैसे चलेंगे। एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी इज अ सोशल एक्टर, के जो फर्द है, एक जो इंडिविजुअल है, एक जो तन्हा आदमी है, तो मुआशरे के अंदर वो एक सोशल एक्टर है। जैसे एक्टर मीन परफॉर्म करता है, मुआशी तरीके से परफॉर्म करता है। देखिए ड्रामे में हम क्या करते हैं, ड्रामे में जो एक्टर होता है वो परफॉर्म करता है, उसे कोई भी रोल मिल जाए वो परफॉर्म करता है। इसी तरह मुआशरे में जब आपको कोई रोल मिलता है तो आप उसको परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं, अल्लाह की तरफ से अगर आपको बादशाहत, डिक्टेटरशिप या वजीर आजम इस तरह का अगर कोई रोल मिल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। या अल्लाह की तरफ से आप बेटे हैं, तो आप बेटा बन के परफॉर्म करते हैं। आप हस्बैंड हैं, आप क्या कहते हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है। तो बीइंग जो आपकी वाइफ है, वो उसको अगर ये एक किरदार मिल गया, एक एक्ट मिल गया है, तो वो एक्टर है ना। तो मुआशरे के अंदर हम डिफरेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं व्हेन ही और शी ऑक्युपाइज अ स्पेसिफिक सोशल रोल। और हमारा सोशल रोल क्या है, सोशल रोल एज अ सोशल रोल मेरा है जी, मैं एक बेटा हूँ, मैं मियाँ हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं बहन भाई हूँ। तो ये आपको रोल मिले हुए हैं विच इज नॉट नेसेसरली अ प्रोफेशनल रोल। अच्छा, इसको ये, लेकिन ये प्रोफेशनल रोल नहीं है जैसे टीवी वगैरह में मिलते हैं। देयर आर अदर सोशल रोल्स सच एज बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, कुछ और तरह के भी रोल्स होते हैं, जैसे कि आप बाप हैं, ठीक है, आप माँ हैं, या आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। ये भी डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं, आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना पड़ता है। एंड इट इज रिलेटिवली इजी टू डिफाइन द सोशल रूल्स एंड रोल स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दीज पोजीशंस। अच्छा, इसमें फिर आपको वो जो आपको एक रोल मिल गया है, जैसे अगर आप किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, देखें एज अ स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट होते तो आप किसी और तरह परफॉर्म कर रहे होते, किसी और तरह जिंदगी जी रहे होते। चूंकि अब आप स्टूडेंट हैं, तो अब आप और तरह से अपने स्कूल को चलाएंगे। आपके जो अमल हैं, एक्ट हैं, वो अब और तरह से होंगे। देयरफॉर ताहम वी कैन डिफाइन अ सोसाइटी एज अ वेब ऑफ सोशल रोल्स। अच्छा, इसमें हम अब मुआशरे को, हाँ इसमें सोशल रोल और इन चीज़ों में तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो हमारे सोशल रोल्स है ना, ये एक जाल है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना। जैसे एट अ टाइम मैं मियाँ भी हूँ, ठीक है, मैं बेटा भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं किसी का सबऑर्डिनेट भी हूँ, मैं किसी का बॉस भी हूँ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ। एट अ टाइम आपको बहुत ज्यादा रोल्स अदा करने पड़ते हैं, द ऑक्यूपेंट्स ऑफ विच interact according to the rules and to the knowledge that define these roles। ठीक है, हमें फिर वो जो जो हमारी पोजीशन होती है ना, उसके तहत हमें वो रोल्स अदा करने पड़ते हैं। सोसाइटी इज देन प्रोड्यूस्ड
and reproduce through the role specific interactions of the role occupations। कि फिर जो सोसाइटी होती है ना, आपके जो रोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, आपका जो मर्तबा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेक्शन करवा रहे होते हैं दूसरे रोल वालों के पास। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी मरली रिप्रोड्यूस, दैट इज दे डू नॉट चेंज नोटेबली। कि बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे मुआशरों में, कल्चर में जो आपका कल्चर होता है ना वो बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे एट अ टाइम अगर बेटे हैं तो आप हमेशा बेटे रहेंगे। आप किसी के मियाँ हैं, ठीक है, हस्बैंड है, तो आप हमेशा रहेंगे अनलेस के आपके कोई आपस में बिगाड़ पैदा नहीं हो जाता या अलहदगी नहीं हो जाती। Sometimes roles and interactions change markedly and the social structure and culture change accordingly। कि कभी जब हमारे रोल्स चेंज हो जाए ना, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। कंसिडर फॉर एग्जांपल दी सोशल रोल फॉर ऑफ रोल ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर। कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसका क्या रोल है? अ डॉक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय हिज और हर नॉलेज ऑफ डिजीज डायग्नोसिस, हाउ टू चूज अप्रोप्रिएट थेरेपीज एंड हाउ टू टेल द पेशेंट टू फॉलो द थेरेपी। अब एक मेडिकल डॉक्टर है, उसका रोल क्या है कि वो बीमारी को डायग्नोस करे, उसको मेडिसिन सजेस्ट करे, उसकी थेरेपी करे और उसको बताए कि उसको क्या मसला है। However, the role of the doctor is also defined by specific rules। और ये जो रोल है ये स्पेसिफिक रूल्स के तहत चलता है। ऐसे नहीं है कि वो किसी तरह भी सर्जरी करी जाए, किसी तरह कुछ भी कर ले। ये एक स्पेसिफिक कानून और ज़ाब्ते के तहत वो अपना काम करता है। द हिपोक्रेटिक ओथ फॉर एग्जांपल एंड बाय स्पेसिफिक लॉज अबाउट हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स। अब देखें, जब कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक ओथ लेते हैं, एक कसम लेते हैं, ठीक है, ओथ उठाते हैं कि हम जान, किसी की भी जान बचाएंगे, अपना बेस्ट नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, दोनों बुरी नहीं करेंगे, जो फला फला, ठीक है। How to adhere to health insurance or national regulations. Similarly, the role of a university professor is defined by specific scientific knowledge and specific rules। कि जो यूनिवर्सिटी में एक टीचर पढ़ाता है उसका भी तो कोई कानून ज़ाब्ता है ना, कि जनाब इतने बजे आपने क्लास लेनी है, 1 घंटे की क्लास है, 6 महीने बाद पेपर होंगे, पेपर चेक कैसे करने हैं, इसके एग्जाम का तरीका कार क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं उसकी जॉब को लेके। उसके एक्टर, वो एक एक्टर है और वो जो उसे सोशल पोजीशन मिली है वो उसका रोल है। आपको ये समझ आई? सोशल पोजीशन, रोल, एक्टर, बताएं मुझे, इसकी इन चीजों की समझ आई? ये फिर वही शुरू हो गई। मैं आपको दूसरी स्लाइड्स भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जो ये थ्योरी दे के गया था। अच्छा जी, ये क्या कहता है? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव। कि ये वो स्पीशीज नहीं है जो जिंदा रहती है, ना और द मोस्ट इंटेलिजेंट, ना कि वो जो बहुत ज़हीन है, बल्कि ये वो जो चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं।
अच्छा, ये दूसरी स्लाइड में भी। हाँ, मैं वो स्लाइड पढ़ रहा होता हूँ। आप बताएं, आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको देख रहा होता हूँ। मैं वो दूसरी स्लाइड देख रहा हूँ कि दूसरी स्लाइड में भी सेम चीजें हैं या कुछ और है उसमें। अच्छा, चलें, मुझे आप अपना वो बताएं, ईमेल्स वगैरह बताएं। देखें, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बीच में ही होंगे सारे। हमने तो ओवरऑल कोर्सेज डिस्कस करना होता है ना। 6 दिन की वर्कशॉप में आपको पूरी किताब पढ़ानी होती है। भेज रहा हूँ आज की, और भी अपने अपने ईमेल दे दें, और फिर ये आपस में आप लोग शेयर करें। पढ़ना तो आपने है ना। देखिए, आपको इंटरेस्ट बना या नहीं बना, तो कोर्स का हिस्सा तो वो आपका है ना। इंटरेस्ट तो खैर मेरा भी नहीं बना पढ़ाते हुए, अजीब सी बातें थी। लेकिन ये है कि आपको वो क्या कह रहा है, ये थीरी क्या कह रही है, उसकी तो थोड़ी बहुत समझ हो ना, कि इस थीरी के अगर पेपर में आ ही जाती है तो आप क्या करेंगे। आपको आनी तो चाहिए ना। मैंने आपकी कल तक की तो सारी स्लाइड्स आपको दे दी थी ना। अच्छा जी, ये सुहेल साहब है, इनको भी भेज रहा हूँ। और ये और कौन है जी। सुहेल साहब हो गए। घोस्ट को भी भेज रहा हूँ, ये जो घोस्ट है, भूत 302 भूत गाइड में ये चीज है। हम वहां से देख लेते हैं। चलें जी, ये मैंने आपको स्लाइड्स जो है ना, ये मैं आपको भेज दी हैं। हाँ, चलें, ये पढ़ लेते हैं हम। स्टोन एज क्या है, मिडिल एज क्या है, अर्ली एज क्या है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आप पढ़ें, ये इंटरेस्टिंग होगा। ये लेकिन बीच में क्या एक दूसरे में घुसा हुआ है। That is their livelihood depend on the collection of fruits, roots, vegetables, and meat. The tools made at this time involved chopping tools. अच्छा जी, ये अर्ली स्टोन एज में जिसमें लोग इकट्ठा रहते थे, शिकार करते थे, खाते पीते थे, पत्थरों से अपने हथियार बनाते थे, रूट्स खाते थे, झाड़ियाँ खाते थे, जंगल खाते थे। ठीक है, दरख्त जो मिल गया खा लेते थे। ये तो होगी स्टोन एज, बहुत शुरू की। अब मिडल स्टोन एज क्या है। ठीक है, ये उसका एरा लिखा हुआ है। This is recorded from around 750,000 years to 50,000 years ago. During that time, tools made were sharper compared to the early और ओल्ड स्टोन एज। अब देखें जी, इसमें क्या होगा। इस मिडिल स्टोन एज में उनके जो टूल्स थे ना, जो हथियार थे, वो जरा तेज हो गए। ठीक है, उन्होंने पत्थरों को और तेज करना, नौकीला करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था, जानवरों को जल्दी वो मार सकते थे। ठीक है, मिडल स्टोन एज और उसमें एक फर्क तो ये हो गया। मैन यूज्ड स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स देन दोज यूज्ड ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज। अब वो छोटे और तेज धारे जो टूल्स थे, हथियार थे, वेपन थे, उनको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। सच टूल्स इंक्लूडेड spears and knives used for different activities like defense and security as well as in preparation. During this age, fire was discovered and as a result man started to eat roasted food. देखें, अब क्या हुआ जनाब, उनके पास छुरियों, नाइफ, ठीक है, जो छुरी जिसे कहते हैं, चाकू, इतने इतने टूल्स होने लग गए थे। इससे क्या करते थे, इससे जनाब या तो वो शिकार भी करते थे, वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करते थे, और खाना शाना भी। तो अब ये रोस्टेड फूड खाना शुरू हो गए। The physical changes of man during the Middle Stone Age describe the physical changes of man during the Middle Stone Age. Man experienced physical changes during all these ages. इसमें जो इनकी जो फिजिकल चेंजेस थी ना, वो होनी शुरू हो जाए। यानी इससे पहले हो सकता है इंसान थोड़ा उजड़ हो, जट हो,
अब उन्होंने थोड़ी थोड़ी सोफिस्टिकेशन शुरू कर ली। बिल्कुल जी, ऑटोमेटिक लगती है। ड्यूरिंग दिस एज मैन वाज करेक्टराइज्ड बाय थिक जॉज, इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस एंड स्किल्स। देखिए इससे पहले जो थे उनके जो जॉ थे ना, यानी जो वो खाते थे, इतने जबड़े उनके इतने तगड़े नहीं थे। इसमें वो इंटेलिजेंट हो गए, ज़हीन हो गए, कुछ ना कुछ स्किल्स आ गई उनके पास। ठीक है, कंपेयर टू द ओल्ड स्टोन एज, मैन यूज्ड फायर टू रोस्ट फूड, क्लियर वेजिटेबल्स, कीप हिमसेल्फ वार्म, चेजिंग वाइल्ड एनिमल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ। अब इसमें क्या जी, इसमें उन्होंने जानवरों की जो खाल है उससे सर्दी से बचने के लिए उसको यूज करना शुरू कर दिया। ये वो सारे काम थे। अब लेट या न्यू स्टोन एज क्या है, ठीक है, एक हमने ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लेट या न्यू स्टोन एज। डेवलपमेंट एट दिस टाइम वाज पेंटिंग एंड ड्राइंग, फॉर एग्जांपल caves एविडेंस ऑफ दिस कैन बी सीन इन एम्बोगोनी कार्व्स। अच्छा, इस स्टोन एज में पता क्या उन्होंने आर्ट शुरू कर दी, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर शक्लें बनाना शुरू कर दी, कार्विंग शुरू कर दी। ठीक है, ये अब उसकी मिसालें हैं। ड्यूरिंग द लेट स्टोन एज ह्यूमन बींग्स वर अ डायरेक्ट इंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, इस एज में जो मॉडर्न मैन है ना, जो पैंट शर्ट वाला और ये वो, इसके वो इंसेस्टर थे, यानी इनके बाद जो नस्ल आई है ना वो थोड़े मॉडर्न थे, वो शहरों में पढ़े लिखे ये वो। They had the ability to think as their brain capacity ranged between 1300 सीसी एंड 1500 सीसी। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने दिमागों को यूज करना शुरू कर दिया। तेरह, जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही? बाकियों को तो आवाज आ रही है। हाँ जी, ये तो है, बोरिंग है। हाँ जी, ये मैं कर दी है, ये मैंने आपको ईमेल कर दी है, ये दोनों स्लाइड्स। तो ये आप लोग ऐसा करें कि आपस में बांट लें, जहाँ जहाँ से लेनी देनी है देख लें, एक दूसरे को जैसे जैसे सेंड करते हैं वो ले लें।
लेकिन मुझे सच बताऊं, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। टॉपिक इस तरह के उन पे ज्यादा बोलने को दिल नहीं करता, या क्या बोले उन पे। आप आपस में अब देख लें, शेयर कर लें, स्लाइड्स वगैरह मिल रही हैं एक दूसरे को कि नहीं मिल रही। तो सजाद अली, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इतनी गर्मी क्यों है उधर? कौन सा इलाका है आपका? जेला लसबेला, ये कौन सा है? ये कहाँ है? कौन सा सवाल है जी? अनम साहिबा, आपका मुझे समझ नहीं आया। मैं पीछे जाके देखता हूँ, मैंने देखा नहीं है। भी अटेंड करेंगे? नहीं, मुझे कोई पता नहीं है उसकी। कौन सी 46 64, क्या सब्जेक्ट का नाम क्या है? 46 64 जो वर्कशॉप है आपकी, सब्जेक्ट है उसका, क्या नाम क्या है कोर्स का? अच्छा ठीक है, बलूचिस्तान में है आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, उधर तो वैसे गर्मी होगी। पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर हो सकता है मैं ही ले लूं अगर ऑफर हुआ तो। लेकिन ये है कि उसमें अगर मैं भी लूँ ना, तो आपके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं, इतने ट्यूटर हैं, इतनी वर्कशॉप्स हैं कि कोई और ट्यूटर भी। मैं चीचावतनी से, साहिवाल, पंजाब। कोई बात नहीं, आप बुक से पढ़ लें, उसकी खैर है, मिस होने की खैर है। कोई नहीं, अब आपने जान के तो नहीं की ना। तो जो काम आपके हाथ में, मैं जॉब करता हूँ 17 ग्रेड में। यार साकिब भाई, मैंने आपको शहद का बोला था, आप मुझसे रब्ता करें अभी। मुझे शहद चाहिए। आप अभी मुझसे रब्ता चाहिए करें। मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ अपना। बल्कि साकिब, आप अपना नंबर लिख के दो। साकिब, आप अपना नंबर लिखो, मैं आपसे रब्ता करता हूँ। हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद में आ जाओ। इस्लामाबाद में दिन गुजार के जाओ। तुम्हें इधर का मौसम भी अच्छा लगता है।
अच्छा, कि कितनी रिश्वत साकिब साहब आपसे कितनी रिश्वत उन्होंने मांगी थी? अच्छा, 2010 में। कितनी रिश्वत मांगी थी? क्या जॉब थी? ये तो बताएं जरा। कौन से ग्रेड की थी और क्या जॉब थी, कितनी रिश्वत, और क्या जॉब क्या थी आपकी? पोस्ट क्या थी? अच्छा जी, असिस्टेंट। तो आपने आपने रिश्वत देनी नहीं थी या पैसे नहीं थे तब? एक तो होता है ना, मेरे पास पैसे है लेकिन मैं रिश्वत नहीं दूंगा, एक तो ये कि पैसे ही नहीं है जनाब, कहाँ से दें? वॉइस मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी, ऐसे कैसे आएगी? अच्छा ठीक है, 2010 में आपको ऑफर आई थी, तो 2010 से आप आजकल वैसे क्या कर रहे हैं साकिब भाई? आप 10 21 11 साल हो गए, अपने 11 साल में क्या कर रहे हैं आप?
अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। यार 1.5 घंटा तो बहुत बहुत ज्यादा है। अगर मतलब ज्यादा कोर्स भी हो तो हम कवर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन नहीं था। कहाँ ऑनलाइन नहीं था? आवाज की वजह से शायद आप कह रही हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ आप लोग कोई डिस्कशन ही नहीं करते, कोई किसी टॉपिक को लेके कुछ पूछते ही नहीं है। आप लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं है। मतलब मैं इधर बैठा हूँ और आप लोग कुछ पूछना ही नहीं है आपको। आगे आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ाई को लेके कैसे चलना है, क्या कर रहे हैं, कुछ सौ किस्म की बातें होती हैं। हाँ जी, वाइफ है साथ में, अबू और वाइफ है मेरी। बाकी उधर चीचावतनी में पीछे जो इलाका है ना, पंजाब, उधर। मेरी कास्ट मालिक है जी। तो ऐसा मुमकिन है कि कल आपकी क्लास शायद ना हो। जी जी बोलें।
हाँ जी, लग गई है जी, लग गई है अटेंडेंस। मेरा ख्याल है क्लास होगी नहीं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन होके आपस में गपशप कर लेना, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। या मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा, वो इस तरह क्लास ना इस तरह अटेंड करके छोड़ दें, आप आपस में गपशप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं। नहीं नहीं, वॉइस प्रॉब्लम नहीं, मैं ही थोड़ा चुप हुआ हूँ यार, आप बोलो। नहीं नहीं, आगे नहीं होगा आपकी वो जो शेड्यूल है वही रहेगा, हम ये वाला जो कोर्स है ये आगे कवर कर लेंगे, इतना इशू नहीं है। मैं बोल रहा था कि कल शायद क्लास ना हो, और अगर मैंने आया भी तो कोई ज्यादा ना पढ़ा पाऊँ, कल मुझे ऑफिस में कुछ काम है। शेख साहब, आप मेरी तरफ आने के बजाय एक काम और हो सकता है कि उधर से जाएं, बच्चे को और हुसैन को साथ बिठाएं, फिर मेरी तरफ आ जाएं। ये अगर मुझे साथ लेके जाना है तो फिर 7 बजे मेरी तरफ आ जाइएगा। ये बता दें, ऐसा मुमकिन है तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं साथ चला जाऊंगा। मैं चीचा वतनी से बिलोंग करता हूँ जी। अच्छा ठीक है, मैं हो जाऊंगा लॉगिन। चलें ठीक है, आप रेस्ट करें, नमाज की तैयारी करें, टाइम खत्म होने वाला है, मुझे भी इजाजत दें। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉगिन हो जाऊं किसी तरह, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस हुआ तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।